हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और फाइनली आज मैं आप लोगों के लिए एक मच अवेटेड राइड कंपैरिजन लेकर आ चुका हूं। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम लोग कंपेयर करने वाले हैं ऑल न्यू 2023 वर्जन ऑफ TVS Apache RTR 164V with Ride Mode Special Edition. Now with this bullpup एग्जॉस्ट अपडेट एंड विद इज टफेस्ट कंपटीटर दैट इज बजाज पल्सर N160 जो कि हाल ही में कंपनी ने इंडियन मार्केट पे लॉन्च किया है। और फ्रेंड्स, टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने ऑलरेडी समझ लिया होगा। इस वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ इन दोनों बाइकों की राइड कंपैरिजन करके बताने वाला हूँ। जब इस दोनों ही बाइकों को बारी बारी से राइड करेंगे देन समझने की कोशिश करेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंसेस है, कौन सा बाइक आप लोगों को कौन से एरिया में एक दूसरे से बेहतर परफॉर्म करती हुई दिखती है। फिर सब कुछ आप लोगों को बताऊंगा, प्राइस कितनी है, कहाँ पर डिफरेंसेस है, क्या चेंजेस है एंड यस राइड करते वक्त जो मैं एक्सपीरियंस करने वाला हूँ आप लोगों तक मैं एग्जैक्ट पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँगा। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू एसएस बजाज कृष्णनगर एंड राहुल TVS कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दीज बाइक्स ताकि मैं आप लोगों तक कंपैरिजन पहुंचा सकूं। अगर आप लोग वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर आसपास के एरिया में रहते हैं, कोई भी आप बजाज या TVS के प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, बिल्कुल आप शोरूम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स अभी आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। और राइड कंपैरिजन पर जाने से पहले शॉर्ट दोनों की मैं आप लोग को कंपैरिजन देना चाहूँगा। सामने में अगर देखा जाए तो LED हेडलैम्प का सेटअप आप लोगों को दोनों में ही देखने को मिलता है, लेकिन N160 में आप लोगों को ये प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प देखने को मिलते हैं जो कि यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलती है। अगर टायर की बात की जाए फ्रेंड्स तो N160 के पास 100/80 सेक्शन के टायर है विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील, लेकिन 164V के पास 90/90 सेक्शन के टायर है विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। ब्रेकिंग में अगर देखा जाए फ्रेंड्स, अगर 164V में देखा जाए सिंगल चैनल ABS है, यहाँ पर डुअल चैनल ABS है। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर ब्रेकिंग के बारे में बताऊँ तो 300 mm की यहाँ पर आप लोगों को ये डिस्क देखने को मिलती है, लेकिन ये नॉर्मल है, पेडल डिस्क नहीं है। लेकिन 164V में 270 mm की पेडल डिस्क है, तो ये थोड़ी बड़ी है, लेकिन वहाँ पर पेडल डिस्क है। तो आगे परफॉर्मेंस के बारे में हम लोग आगे बात करने वाले हैं। बाकी यहाँ पर फ्रेंड्स रेमिका की कैलिपर मिल रही है और वहाँ पर नॉर्मल कैलिपर मिल रही है। सस्पेंशन यहाँ पर 37 mm की है, यहाँ पर 31 mm की है, लेकिन वहाँ पर फोक प्रोटेक्टर है जो कि यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलती है। अब अगर इंजन की बात की जाए फ्रेंड्स तो यहाँ पर आप लोग को 164.82 cc SOHC 2 वाल्व एयर ऑयल कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड इंजन देखने को मिलती है। किक स्टार्ट का ऑप्शन नहीं है। पावर फिगर्स यहाँ पर आप लोगों को 16 PS की मैक्स पावर मिल रही है और 14.65 Nm की मैक्स टॉर्क आप लोगों को देखने को मिल रही है। राइड मोड जैसा कोई ऑप्शन यहाँ पर कंपनी ने प्रोवाइड नहीं करी है। अब अगर मैं 164V में आ जाऊँ तो यहाँ पर आप लोगों को 159.7 cc SOHC 4 वाल्व एयर ऑयल कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड इंजन मिल रही है। यहाँ फिर से 2 वाल्व थी, ये 4 वाल्व है। पावर फिगर्स डेफिनेटली यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा है, 17.5 PS की मैक्स पावर मिल रही है। बाकी हाँ, अगर आप देखते हैं तो राइड मोड के हिसाब से घटती है। स्पोर्ट मोड में मैक्सिमम पावर टॉर्क मिलती है। राइड मतलब अगर अर्बन या रेन मोड में जाते हैं तो माइलेज बढ़ती है, लेकिन जो टॉप स्पीड है वो घट जाती है। और अगर मैं आप लोगों को टॉर्क के बारे में बताऊँ तो यहाँ पर आप जस्ट कह सकते हैं कि 0.05 Nm की यहाँ पर टॉर्क ज़्यादा है। 14.7 Nm तक की टॉर्क यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। GTD टेक्नोलॉजी है इस गाड़ी में जो यहाँ पर N160 में नहीं मिलती है। बाकी उसको हम लोग आगे टेस्ट करने वाले हैं। दोनों में आप लोगों को यहाँ पर मतलब ओपन सिस्टम मिलता है। साइड स्टैंड इंडिकेटर, साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर, मेन स्टैंड दोनों ही आप लोगों को बाइकों में देखने को मिल जाती है। अगर मैं रियर सेक्शन की बात करूँ फ्रेंड्स तो यहाँ पर आप लोगों को 130/70 सेक्शन की टायर देखने को मिल रही है विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। ये रेडियल टायर है, 160 रेडियल टायर। N160 में रेडियल टायर देखने को नहीं मिलते। बाकी सेक्शन वहाँ पर भी सेम ही है, 130/70 सेक्शन। और यहाँ पर आप लोगों को 200 mm की पेडल डिस्क देखने को मिल रही है, लेकिन N160 में 230 mm की मिलती है। तो परफॉर्मेंस क्या बढ़ी है घट रही है देखना लाजमी है। और सस्पेंशन यहाँ पर भी आप लोगों को मोनोशॉक मिल रही है, लेकिन ये शॉक सस्पेंशन है जो कि जापानीज टेक्नोलॉजी है। और अब यहाँ पर मैं आप लोग इसकी जो एग्जॉस्ट साउंड है फ्रेंड्स वो मैं आप लोग को सुनाना चाहूँगा। बाकी फ्रेंड्स ये जो बुलपप एग्जॉस्ट है पहले डुअल बैरल आया करती थी, लेकिन अभी इसका जो आउटलेट है वो थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया, काफ़ी मोटा तगड़ा कर दिया गया है इसको। काफ़ी बेसिक साउंड यहाँ पर आपको मिल रही है। अब N160 की अगर बात की जाए तो मैंने कहा है मतलब टायर्स वगैरह तो आप लोग को सही मिल रही है, लेकिन रेडियल टायर नहीं है। सस्पेंशन यहाँ पर भी आप लोग को मोनोशॉक ही मिल रही है, लेकिन यहाँ पर अगर आप एग्जॉस्ट देखते हैं तो आप लोग को ये अंडर बेली मिल रही है। चलिए इसको भी थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर माप लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने दोनों ही सुन लिया है एग्जॉस्ट। बिल्कुल बताएगा आप लोगों को सही कौन सी ज़्यादा लग रही है। सीट हाइट फ्रेंड्स करीबन दोनों में सेम ही है। यहाँ पर आप लोग को 795 mm की मिल रही है, यहाँ पर 800 mm की देखने को मिल रही है। ग्राउंड क्लियरेंस 165, यहाँ पर 180। टैंक यहाँ पर 12 लीटर, यहाँ पर 14 लीटर। 45+ किलोमीटर की माइलेज, यहाँ पर भी 40 से 45+ किलोमीटर की माइलेज। सीट हाइट फ्रेंड्स यहाँ पर कैसी है मतलब बैठने वगैरह में आगे इसके बारे में बात करेंगे। वेट की बारे में बात करना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप आते हैं तो 146 किलोग्राम की इसकी वेट बनती है, लेकिन अगर आप यहाँ पर आते हैं तो 154 किलोग्राम
की वेट बनती है। बाकी हैंडल बार्स वगैरह दोनों में ही सेम है। यहाँ पर आप लोगों को ये जो इन्फिनिटी मीटर कंसोल वगैरह देखने को मिल रही है, और यहाँ पर आप लोगों को थोड़ी सी एक्स्ट्रा देखने को मिलती है, वो है इसकी ब्लूटूथ इनेबल्ड मीटर कंसोल। यहाँ पर आप लोगों को जो चीज़ एक्स्ट्रा मिलती है वो है इसकी चार्जिंग सॉकेट। तो ये फ्रेंड्स मैंने शॉर्ट इन दोनों की जो कंपैरिजन है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। और चलिए आप राइड पर चलते हैं एंड देन देखते हैं कि दोनों में आप लोगों को क्या डिफरेंस देखने को मिलती है। पहले यहाँ पर पल्सर N160 को उठाते हैं क्योंकि इसकी पावर थोड़ी सी कम है, देन इसको उठाएंगे ताकि पावर में क्या ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि ऑन पेपर ज़्यादा है, चलाने में कितनी डिफरेंस है समझने के लिए। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। और ये फ्रेंड्स ग्लव्स मैंने पहन लिया, और चलिए अब सबसे पहले N160 को हम लोग राइड करके देख लेते हैं, देन समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर दोनों में डिफरेंस क्या है। ये मैंने गाड़ी को स्टार्ट कर लिया है। ओहो, फर्स्ट गियर, और जैसे मैं हर वीडियो में करके बताता हूँ आप लोगों को, ये सेकंड गियर, थर्ड गियर, हाँ हेलमेट का शीशा डाउन, और अब बात करते हैं आराम से। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है ना, बहुत स्मूथली खींचती है, ठीक है। मतलब ये जो टान रही है गाड़ी आपको, स्मूथनेस के साथ जो आपको अनुभव मिलता है ना, मतलब आपको जो एक्सपीरियंस है विद स्मूथनेस, वो काफ़ी गजब की मिलती है। बाकी कंपेयर करके देखेंगे विद 164V कैसे आपको मिलती है वहाँ पर, लेकिन काफ़ी स्मूथनेस के साथ ये खींच रही है। और इनिशियल अगर आप देख रहे हैं कि गाड़ी पर अगर आप लोड वगैरह भी कैरी करके अगर आप गाड़ी को उठा रहे हैं ना, इनिशियल रिस्पॉन्स आपको काफ़ी बेहतरीन मिलती है। सीट की बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर 795 तक की सीट हाइट आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, लेकिन एक चीज़ है, सीट ना थोड़ी सी हार्डर साइड पर है। बाकी मैं चला चुका हूँ 164V, तो वहाँ पर थोड़ी सॉफ्टर साइड की बनती है, तो उसको आगे भी हम लोग बिल्कुल टेस्ट करेंगे जब मैं 164V के बारे में बात कर रहा हूँ। और सिटिंग पोजीशन फ्रेंड्स, तो अब देखिए फ्रेंड्स, ये थोड़ी सी स्पोर्टी आपको पोजीशन देती है, हल्का सा सामने की तरफ झुक रहे हैं, हाथ वगैरह काफ़ी कंफर्टेबल है, मतलब स्पोर्टी आप लोगों को स्टांस देने के लिए यहाँ पर जो फुट पैग है थोड़ा सा रेयर फिटेड है। बाकी अगर आप लोग देखते हैं फ्रेंड्स, तो जो आप लोगों को मतलब पिलियन जो बैठने की जगह है वो भी काफ़ी सही है, और पिलियन को बैठने के लिए वहाँ पर पकड़ के बैठने के लिए थोड़ी सी जो मतलब ग्रैब हैंडल वगैरह वो भी दी गई है, तो कोई प्रॉब्लम पिलियन को भी नहीं होनी चाहिए। ओवरऑल मतलब राइड कंफर्ट, या फिर अगर पूछते हैं सीट कंफर्ट, बोथ फॉर द राइडर एंड पिलियन बहुत सही मिलती है आपको। और अब अगर स्पेसिफिक इंजन के बारे में बात किया जाए फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मतलब ये जो क्लच है ना फ्रेंड्स, फॉर सम रीज़न यहाँ पर आपको कोई मतलब वो कह सकते हैं कि कोई स्लिपर क्लच वगैरह नहीं मिला, लेकिन काफ़ी लाइट मिलती है यहाँ पर। और वही अगर मैं बात करूँ अबाउट द मतलब गियर शिफ्टिंग, तो वो भी काफ़ी स्मूथ है। और इस बाइक को तो फ्रेंड्स मैंने बहुत ज़्यादा चला हुआ, मतलब 150-250 किलोमीटर मैंने चला लिया बाइक को। मुझे मतलब कभी नॉट दिस बाइक, दूसरी बाइक पे मैंने चलाया, मुझे कभी गियर शिफ्ट की प्रॉब्लम या फॉल्स न्यूट्रल वगैरह मुझे अभी तक इसमें समझ में नहीं आई है, तो ये एक चीज़ इसमें बहुत बेहतरीन है। और चलिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पर थोड़ी सी इसकी एक्सेलरेशन टेस्ट करते हैं, देन वाइब्रेशन, स्टेबिलिटी और कौन सी मतलब स्पीड, कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड बन सकती है उसके बारे में बात करते हैं। और चलिए फ्रेंड्स, एक्सेलरेशन टेस्ट भी शुरू करते हैं। फर्स्ट गियर पे डाल दिया है, 0 to 60 आप लोगों ने देख लिया है। नाउ इट्स टाइम फॉर 0 to 100। जब आप 90 के ऊपर जाते हैं ना फ्रेंड्स, तो हल्का सा आपको वाइब्रेशन समझ में आता है। राइट फुट पेग पे, हैंडल बार्स पे आपको ना के बराबर समझ में आ रही है। वाइब्रेशन ना बहुत हद तक कंट्रोल है, बहुत ज़्यादा। और स्टेबिलिटी फ्रेंड्स, टॉप स्पीड पे भी जाइए 125-130 तक, वहाँ पर भी आपको कोई प्रॉब्लम फील नहीं होने वाली है। कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड फ्रेंड्स 70 पे रखिए, माइलेज भी आपको वहाँ पर काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। और साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर भी चेक कर लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर ये देखिए, मैं यहाँ पर स्टैंड गिराता हूँ, देखिए गाड़ी यहाँ पर बंद हो चुकी है। तो कह रहे हैं, मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पर सेफ्टी है कंपनी ने बहुत हद तक यहाँ पर सही आप लोगों को प्रोवाइड करी है, और वो काम भी यहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरीके से कर रही है। और चलिए फ्रेंड्स, अब इसकी जो यूएसपी है, डुअल चैनल ABS, मतलब ब्रेकिंग की बात करें, उसको टेस्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रंट ब्रेक, देन रेयर ब्रेक, देन दोनों को साथ में अप्लाई करेंगे। सब कुछ हम लोग एट अ स्पीड ऑफ 60 करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फ्रंट ब्रेक को टेस्ट करते हैं। एंड ब्रेक अप्लाइड। ओह माय गॉड, हो डराती है फ्रेंड्स, मतलब इसका जो रिस्पॉन्स है ना। और हाँ, मतलब सबसे पहले मैं कह दूँ, ABS की इंट्रूशन मुझे बहुत ज़्यादा फील नहीं हुई, लेकिन ये जब रुकती है ना, डरा देती है। मतलब जब आपने एक्सट्रीम पुल किया हो मतलब लीवर को, तो ये पट से रुक जाती है, तो ये डराने जैसा है। बाकी हाँ, आप कह सकते हैं कि मतलब इसमें से जो बाइट फीडबैक है वो आपको गजब की मिल रही है। और चलिए सेम अभी हम लोग जो रियर ब्रेक है उसको भी टेस्ट करते हैं द स्पीड ऑफ 60। एंड ब्रेक अप्लाइड। ये मैंने एक्सट्रीम प्रेस कर दिया है। हाँ, आप लोगों को आवाज़ आई होगी। हाँ, मैं ये बता दूं फ्रेंड्स, आवाज़ जो आई है वो फिसलने की नहीं आई है, ठीक है। बस गाड़ी जब रुकी है तो हल्की सी वो आवाज़ आई है। लेकिन एक चीज़ है, जब मैंने एक्सट्रीम प्रेस किया ना रियर लीवर को, ठीक है, तो
हल्की सी वो जो एबीएस की इंट्रूशन है मुझे समझ में आई है। गाड़ी फिसली नहीं है, सबसे बड़ी बात है। हाँ, प्रोग्रेसिव है, जैसे हर गाड़ी में मैं कहता हूँ। चलिए अब दोनों ही ब्रेक को साथ में अप्लाई करते हैं, पहले रियर देन फ्रंट, सेम एट द स्पीड ऑफ 60 और अप्लाइड। देखना है फ्रेंड्स, ये देखिए मैं अभी रेत पे आया हूँ तो गाड़ी फिसल सकती थी, इसलिए एबीएस की इंट्रूशन जो है वो मुझे यहाँ पर फील हुई है। तो मतलब आप कह सकते हैं ओवरऑल डुअल चैनल एबीएस जो है ना काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस देती हुई दिख रही है, और ओवरऑल ब्रेकिंग जो परफॉर्मेंस है ना वो भी आपको काफ़ी बेहतरीन देखने को मिल जाती है। और चलिए फ्रेंड्स, अब इस बाइक की जो कॉर्नरिंग एबिलिटी है उसको भी हम लोग यहाँ पर टेस्ट कर ही लेते हैं। ये देखिए कितना ज़्यादा मैंने लीन किया है और छोटी सी जगह पे मैंने इसको टर्न भी कर लिया है। तो कॉर्नरिंग भी आप इस गाड़ी के साथ बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, और अगर सिटी राइड पर आप हैं, छोटा मोटा जगह आपको टर्न भी कर रहा है ना, काफ़ी शॉर्ट रेडियस में आप इसको टर्न भी कर सकते हैं। तो ये बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस देती हुई आपको बिल्कुल दिखेगी। और चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग सस्पेंशन और इसकी जो हैंडलिंग उसके बारे में बात करते हैं। ये देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये जैसे मैं हर वीडियो आपको अगर बताता हूँ, जैसे आप इस बाइक को मतलब ऐसे हेल दोल कर रहे हैं ना, हल्की सी वो स्टिफनेस समझ में आ रही है फ्रॉम दिस हैंडल बार और मतलब सस्पेंशन आप कह सकते हैं। तो वो आप लोग एक अलग कॉन्फिडेंस देती है जब आप कॉर्नरिंग कर रहे हैं या फिर अगर आप स्टॉप स्पीड पे चढ़ने की कोशिश भी कर रहे हैं तो। और साथ ही अगर मैं आपको ये भी बताऊँ ना कि सस्पेंशन आप लोगों को कैसी लग रही है, चाहे ये फ्रंट हो चाहे रियर हो, दोनों को ना थोड़ा सा मिड साइड पे सेट किया गया है, ताकि देखिए 160 सीसी के आप इसको मतलब हाईवे राइड्स पे लेके चलेंगे, अब लॉन्ग आप एवरीडे यूज़ करेंगे, हो सकता है कि आप छोटा मोटा गड्ढे पर भी जा रहे हो, तो ओवरऑल बहुत ज़्यादा आपको झटका भी महसूस नहीं होना चाहिए अगर आप गड्ढे पे जा रहे हैं। और एट द सेम टाइम अगर आप टॉप स्पीड पे जा रहे हैं, कॉर्नरिंग कर रहे हैं, स्टिफनेस और जो मतलब आपको जो कॉन्फिडेंस है वो बराबर मिलना चाहिए फ्रॉम द सस्पेंशन, तो उसका भी ख्याल रखा गया। ओवरऑल सस्पेंशन से जो फीडबैक आपको बहुत बढ़िया मिल रही है। ओवरऑल अगर मैं कहूँ राइड क्वालिटी या फिर हैंडलिंग कैसी है, बहुत सही है। इसकी जो वेट है 154 किलोग्राम की, वो बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रही है। और हाँ, अगर आप मोड़ना भी चाह रहे हैं शॉर्ट रेडियस के साथ तो भी आप मोड़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा वेट भी आपको समझ में नहीं आएगी। तो ओवरऑल अगर हैंडलिंग भी कहा जाए फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा एंजॉयबल है। और एक सबसे बेहतरीन चीज़ क्या जानते हैं, बहुत रेव हैप्पी इंजन है। आप इसको रेड लाइन तक भी अगर आप रेव कर रहे हैं ना तो भी स्ट्रेस फील नहीं कराती है, वाइब्रेशन आपको उतना समझ में नहीं आता। एक बार आप यहाँ पर दोबारा मैं चेक करके बताता हूँ, ये देखिए, देख रहे हैं, मतलब बिल्कुल भी आपको मिरर में वो मतलब वाइब्रेशन वाली फील नहीं हुई है। बाकी हाँ, मिड मतलब अगर आप फुटपिक्स वगैरह देख रहे हैं वहाँ पर हल्की सी समझ में आती है। और साथ ही फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पर ये कंसोल वगैरह देख रहे हैं, बेजललेस मीटर कंसोल है, गियर पोजिशन सेंसर वगैरह मिल रही है। एक चीज़ मैं आप लोग को यहाँ पर और दिखाना चाहूँगा, जो GTT वगैरह आप पूछते हैं कि है या नहीं है, सेकेंड गियर पर देखिए मैंने यहाँ पर बाइक को छोड़ दिया है। देखिए हल्की हल्की ये स्पीड ले रही है, ठीक है, देखिए गाड़ी बंद नहीं हो रही है, गाड़ी हल्की हल्की चल रही है। अब चलिए इसको हम लोग थोड़ी 5th गियर पे शिफ्ट मैंने कर दिया है एंड देन इसको हल्का सा रिलीज़ कर देते हैं। देखिए 25 का स्पीड एवरेज ले रही है, ठीक है, 23 का स्पीड, देखिए 22-23 पे ये काम कर रही है फ्रेंड। लेकिन हाँ, कंपनी इसको पूरी तरीके से डिक्लेयर नहीं करती है जैसे यहाँ पर बजाज करती है, मतलब टीवीएस जैसे करती है। लेकिन हम लोग इसको GTT मतलब सही तरीके से मैं आप लोग को यहाँ पर अपाचे पे टेस्ट करके बिल्कुल बताने वाला हूँ। तो ओवरऑल हैंडलिंग क्वालिटी फ्रेंड्स बहुत सही है, ब्रेक हैप्पी इंजन है, एवरीडे यूज़ कीजिए, लॉन्ग राइड्स पर लेके जाइए, कोई आपको ज़्यादा प्रॉब्लम फील नहीं होने वाली है। और मेरे ख्याल से अगर आप लोग 1,58,000 से 1,60,000 के बजट में अगर आप कोई 60 सीसी में बाइक ढूंढ रहे थे जहाँ पर आपका सबसे बड़ा कंसर्न था मतलब सेफ्टी, क्योंकि डुअल चैनल एबीएस है, तो ये बाइक आप लोग के लिए बेहतरीन साबित हो सकते हैं। और चलिए अब इसकी जो टफेस्ट कॉम्पिटिटर है टीवीएस अपाचे आरटीआर 164 विद राइड मोड स्पेशल एडिशन, उसको भी कंपेयर करके देखते हैं, देन समझने की कोशिश करते हैं कि दोनों में आप लोग को डिफरेंस क्या देखने को मिलेगी। और ये फ्रेंड्स 160 जो N160 उसको पार्क कर दिया है अपनी जगह पे, और अभी हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं 164 भी। बाकी इसको पहले मोड जो है उसको चेंज कर लेते हैं, स्पोर्ट मोड में इसको रख दिया है और गाड़ी को करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट गियर पे ऑलरेडी है, देन ये देखना है कि टान किसमें ज़्यादा है। फर्स्ट गियर, ओहो, सेकेंड गियर, थर्ड गियर। फ्रेंड्स आप देखिए पावर इसमें थोड़ी सी ज़्यादा है ना, और टॉर्क नेग्लिजिबल अमाउंट में कम है यहाँ पर। लेकिन जब आप टान मतलब गाड़ी जो खींचती है ना, देखिए दोनों में अगर आप नॉर्मल जैसे 30-40 पे चलाना शुरू कर दिए हैं नॉर्मली तो बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जैसे मैंने अभी इसको खींच के देखा ना, तो हल्की सी इसमें जो मतलब पावर की जो यहाँ पर इजाफा है वो आपको हल्का से यहाँ पर समझ में आता है। बाकी हाँ, परफॉर्मेंस आपको दोनों में ही बहुत बेहतरीन दिखेगी, ये तो मानना होगा, ठीक है। और अब बात करते हैं अबाउट द सीट कम्फर्ट। अब देखिए फ्रेंड, मैंने आपको पहले ही कहा था कि यहाँ पर जो सीट है ना वो आपको थोड़ी सी सॉफ्टर दिखेगी व्हेन कंपेयर टू N160। बाकी N160 में भी कंफर्टेबल है, लेकिन यहाँ थोड़ी सॉफ्टर है। और ऐसा लग रहा है ना फ्रेंड्स, मतलब
मतलब N160 पे जब आप बैठते हैं ना, आप गाड़ी के ऊपर बैठते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ऐसा लग रहा है ना कि हल्का सा गाड़ी के अंदर बैठे हैं। दो इसकी जो सीट हाइट है वो 5 mm ज़्यादा है, लेकिन मेरे ख्याल से ना क्योंकि सीट में दब रही है सॉफ्टनेस की वजह से, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है। बाकी कंफर्टेबल है, हल्का सा आप झुक रहे हैं सामने की तरफ, और ये हैंडल बार है ना कंपेयर टू N160 आपको थोड़ी सी ऊंची दिखेगी। बाकी फुटपैक अगर आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, तो मतलब रियर फिटेड ही है। स्पोर्टी जो फील है अभी N160 में मिल रही थी, काइंड ऑफ सेम स्पोर्टी फील यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रही है, लेकिन सीट की जो सॉफ्टनेस है थोड़ी सी ज़्यादा है। और अगर आप मुझसे पिलियन कंफर्ट पूछते हैं फ्रेंड्स, तो पिलियन के लिए भी काफ़ी जगह है, पकड़ के बैठने के लिए ग्रैब हैंडल यहाँ पर भी काफ़ी सही दी गई है। और इंजन के बारे में स्पेसिफिक अगर बात किया जाए, ये क्लच अगर आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, तो इज़ ऑन द मिड साइड। मैं हार्डर नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ N160 में थोड़ी सी लाइटर है, सॉफ्ट है। लेकिन N160 में जो नहीं है वो ये कि आप यहाँ पर इसको मतलब आप अपने हिसाब से, अगर आपके हाथ मतलब उंगली की हाइट अगर लेंथ थोड़ी छोटी है, तो उसको हिसाब से आप उसको सामने या पीछे कर सकते हैं। मतलब एडजस्टेबल लीवर्स वगैरह, चाहे ये क्लच कह लीजिए चाहे ब्रेक कह लीजिए, जो आपको N160 में देखने को नहीं मिलती है। बाकी अगर आप यहाँ पर गियर शिफ्टिंग वगैरह देखते हैं फ्रेंड्स, तो दोनों ही बाइकों में वो मतलब एफर्टलेस जो शिफ्टिंग है गियर की वो हो रही है। क्लिक साउंड आपको दोनों ही बाइकों में सही मिल रही है, और स्मूथनेस की जो लेवल है दोनों ही बाइकों में, मैं गियर शिफ्टिंग की बात कर रहा हूँ, करीबन सेम ही आपको दिखती है, उसमें कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगी। और चलिए अब यहाँ पर भी हम लोग एक्सेलरेशन टेस्ट कर लेते हैं, देन आगे की बात करते हैं। और चलिए फ्रेंड्स, अब जो इसकी एक्सेलरेशन टेस्ट है वो भी कर लेते हैं। फर्स्ट गियर पे रख दिया है, स्पोर्ट मोड में गाड़ी है। तो 0 to 60 देख लिया है, इट्स टाइम फॉर 0 to 100 एंड इट हैज़ अचीव्ड इट। फ्रेंड्स डेफिनेटली मतलब ये तो कहना होगा फ्रेंड्स कि 4 वाल्व इंजन है, तो कहीं ना कहीं आपको परफॉर्मेंस थोड़ी सी बेहतर बिल्कुल देखने को मिल रही है, भले ही बहुत ज़्यादा ना हो, लेकिन आप कह सकते हैं फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए तो ये आपको थोड़ी सी स्पीकर बिल्कुल दिखेगी। और साथ ही अगर वाइब्रेशन की बात की जाए फ्रेंड्स, 70 से 80 के बाद आप कह सकते हैं हल्का सा आपको बस समझ में आ रहा है। मतलब फुटपिक्स की बात कर रहा हूँ, हैंडल बार्स उतनी समझ में नहीं आ रही है। और कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड अगर आप पूछते हैं फ्रेंड्स 70 तक रखिए, 70 से 80 के बीच में काफ़ी कंफर्टेबल राइड आपको मिलने वाली है। और फ्रेंड्स अगर स्टेबिलिटी की बात की जाए फ्रेंड्स, बहुत सही बाइक है, 130 तक चला लीजिए, आपको यहाँ पर स्टेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम बिल्कुल फील नहीं होने वाली है। और यहाँ पर फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको मतलब N160 में करके बताया था, अब ये तो इसकी पेटेंटेड टेक्नोलॉजी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर ये देखिए 4th गियर पे है, और ये देखिए ये GTD टेक्नोलॉजी है बेसिकली, देखिए 22 पे चल रही है। 5th गियर पे इसको शिफ्ट करते हैं, देखिए मैंने 5th गियर पे इसको शिफ्ट कर दिया है, और हल्का सा मैंने देखिए क्लच और थ्रॉटल छोड़ दिया है। ये देखिए गाड़ी 23-24 तक की स्पीड ले रही है। तो ये GTD टेक्नोलॉजी फ्रेंड्स यहाँ पर कंपनी पेटेंटेड टेक्नोलॉजी कंपनी की जो यहाँ पर काम कर रही है। और चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग यहाँ पर जो ब्रेक टेस्ट है वो भी कर लेते हैं, जैसे हम लोगों ने N160 में किया था। पहले हम लोग फ्रंट ब्रेक को अप्लाई करेंगे सेम एट द स्पीड ऑफ 60 एंड ब्रेक अप्लाइड। ओह माय गॉड, ओह पूरा 0 पे आ चुके हैं फ्रेंड्स। ट्रस्ट में फ्रेंड्स, वहाँ पर क्या था ना N160 में ब्रेक आपको थोड़ी सी मतलब हार्ड लग रही थी, लेकिन यहाँ पर क्या है ना ब्रेक थोड़ी सी सॉफ्टर है, और ये भी उतनी ही एफिशिएंसी के साथ आपको मतलब रिजल्ट देती है अगर मैं फ्रंट ब्रेक की बात करूँ तो। बाकी देखिए फ्रेंड्स, वहाँ पर 300 mm की है, यहाँ पर 270 mm की है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा फर्क यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है। बाकी हाँ, यहाँ पर मुझे ब्रेक फॉर सम रीज़न थोड़ी सी सॉफ्ट लगी, वहाँ पर थोड़ी सी हार्ड थी, वहाँ पर आपको डरा के रोक देती है, मतलब तुरंत एक्शन लेती है। यहाँ पर भी आपको जो मतलब फीडबैक वगैरह आपको काफ़ी अच्छी मिल रही है, कंपेरेबल है फ्रेंड्स, दोनों में बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस समझ में नहीं आएगा। और चलिए अब जो रियर ब्रेक है ना उसको भी सेम एट द स्पीड ऑफ यहाँ पर जो 60 है उसको अप्लाई करके देख लेते हैं। ये ब्रेक अप्लाइड, ओहो हो, यहाँ पर देख रहे हैं फ्रेंड्स हल्का सा आवाज़ है, हल्का सा यहाँ पर मतलब टायर जो है हल्का सा यहाँ पर फिसली है। बाकी क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर रेत पड़ा हुआ तो इसलिए भी आप कह सकते हैं, क्योंकि मैंने फ्रंट ब्रेक का इस्तेमाल किया ही नहीं, सिर्फ रियर ब्रेक का इस्तेमाल किया। अब देखिए ये भी प्रोग्रेसिव है, इट्स वेरी सिमिलर टू व्हाट यू गेट इन N160। और चलिए अब दोनों ही ब्रेक को हम लोग एट स्पीड ऑफ 60 यहाँ पर अप्लाई करके देखेंगे, और ब्रेक अप्लाइड। ओह माय गॉड, गाड़ी ही बंद हो गई है, गजब। चलिए गाड़ी को दोबारा स्टार्ट भी कर लिया गया है। अब फ्रेंड्स मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आप दोनों ही ब्रेक को ना पहले रियर फ्रैक्शन सेकंड्स के बाद फ्रंट ब्रेक को अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर भी परफॉर्मेंस आपको अच्छी मिल रही है, लेकिन ABS की जो इंट्रूशन की वजह से जो मतलब कॉन्फिडेंस आपको मिल रहा है ना फ्रेंड्स N160 में, वो आपको थोड़ी सी बेहतर बिल्कुल देखने को मिलती है। और चलिए फ्रेंड्स अब इस बाइक की भी जो कॉर्नरिंग एबिलिटी है उसको टेस्ट कर लेते हैं। बाकी इसमें भी 130 mm की टायर है, ये देखिए कितनी शॉर्ट से जगह पे हम लोगों ने इसको मोड़ लिया है। बाकी फ्रेंड्स मैं एक बात कहना चाहूँगा,
यहाँ पर 90 सेक्शन के टायर फ्रंट में है, N160 में 100 की थी, यहाँ पर 130 की रेयर में भी है, N160 में भी 130 की है। तो ये कॉर्नरिंग का जो खेल है ना, दोनों बाइकों में आप लोगों को जो कॉन्फिडेंस वगैरह दोनों में करीबन सेम लगेगी। बाकी यहाँ पर आप लोगों को मतलब डबल ग्रेडल स्प्लिट सिंक्रोस्टिफ चासी मिलती है, तो मतलब स्टिफनेस वगैरह या फिर आपका कॉन्फिडेंस वगैरह आप कह सकते हैं, वो भी आपको काफ़ी बेहतरीन मिलते हैं दोनों बाइकों में। कॉर्नरिंग में मुझे यहाँ पर कोई मतलब आप कह सकते हैं कि दोनों में सेम है बिल्कुल, ठीक है। कॉन्फिडेंस इसमें जितना है N160 में भी उतना ही है। और अब अगर मैं कहूँ अबाउट द सस्पेंशन फ्रेंड्स, तो आप ये कह सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर भी ना आप लोगों को सेम ही मिल रही है देखने को, अगर आप N160 से कंपेयर करते हैं तो। मतलब अगर आप गड्ढे वगैरह पर जा रहे हैं, जितना आपको मतलब आप कह सकते हैं कि जितना मतलब बैक में आपको जो वो मतलब झटका फील होता है ना, N160 में जितना हो रहा था यहाँ पर भी उतना ही होता है। बाकी अभी तो गड्ढा नहीं है, लेकिन जब मैं चला के आ रहा था तब मुझे उतना वो फील हुई थी। बाकी यहाँ पर भी आपको वैसी ही फील हो रही है। और सामने का सस्पेंशन मतलब दोनों ही स्टिफ साइड पर है, आप कह सकते हैं कि मिड साइड पर है, बिल्कुल N160 की तरह। और अब फ्रेंड्स देखिए, अगर हैंडलिंग की बात की जाए ना, तो दोनों ही बाइक की अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है। दोनों ही बाइक में हैंडलिंग आपको काफ़ी बेहतरीन देखने को मिलेगी, लेकिन दोनों ही बाइक की जो हैंडलिंग है वो डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर आप हल्का सा सीट के मतलब बाइक के अंदर बैठते हैं और वहाँ पर आप बाइक के ऊपर बैठते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ दोनों की जो हैंडलिंग है वो आपको डिफरेंट देखने को मिलेगी। बाकी रेयर व्यू जो मिरर है N160 में, जो मैं बताना भूल रहा था, वो भी वहाँ पर काफ़ी गजब के मिलते हैं, यहाँ पर भी काफ़ी गजब की मिल रही है। यहाँ पर आप लोगों को मतलब ब्लूटूथ एनेबल मीटर कंसोल देखने को मिल जाती है। तो कभी अगर आप रास्ता वगैरह भूल जाते हैं तो टर्न बाय टर्न नेविगेशन वगैरह यहाँ पर आप एक्सेस कर सकते हैं, जो N160 के पास नहीं है। बाकी N160 के पास जो बेहतरीन चीज़ है वो है मतलब चार्जिंग पोर्ट, जो आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है, ठीक है। बाकी हाँ फ्रेंड्स, मतलब ओवरऑल अगर आप देख रहे हैं ना, मैं आपको यहाँ पर दो चीज़ स्पेशली कहना चाहूँगा। अगर आप एक्सेलरेशन देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको मतलब तनिक बेहतर मिलता है, क्योंकि यहाँ पर पावर जो टॉर्क वगैरह थोड़ा सा आपको बेहतरीन देखने को मिल रहा है। वेट भी इसकी कम है और हैंडलिंग इसकी अलग है, N160 की भी अलग है, लेकिन दोनों की बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। बाकी अगर आप राइड क्वालिटी पूछते हैं फ्रेंड्स, दोनों की राइड क्वालिटी मुझे बहुत बेहतरीन लगी। और चलाने में फ्रेंड्स मतलब अगर आप मतलब रेड हैप्पी इंजन देखते हैं तो दोनों ही है। लेकिन एक बात जो N160 में स्पेशल है ना, वहाँ पर आप अगर आप रेड लाइन तक भी अगर आप ब्रेव कर रहे हैं ना, तो भी वहाँ पर आप लोग उतनी ज़्यादा वाइब्रेशन समझ में नहीं आते। लेकिन यहाँ पर जो है 80-85 के बाद आपको हल्का सा बस समझ में आता है, लेकिन ये भी अनकंफर्टेबल नहीं है, ये मैं बिल्कुल कह सकता हूँ। तो अब देखिए फ्रेंड्स, सब कुछ हम लोगों ने मिला जुला कर देख लिया है। अब ये समझना ज़रूरी है कि कौन सा बाइक खरीदना आप लोगों के लिए सही हो सकता है। फ्रेंड्स देखिए, बहुत वर्डिट को क्लियर रखेंगे फ्रेंड्स, अगर आपके लिए सेफ्टी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप लोग बिल्कुल N160 के साथ जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को मतलब डुअल चैनल ABS मिल रही है। तो सेफ्टी के मामले में वो मतलब N160 हैज़ नेल्ड इट, ठीक है। तो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपको ये चाहिए था कि मतलब आपको मोटा तगड़ा टायर चाहिए था, आपको 160cc सेगमेंट में आपको बेस्ट आपको हैंडलिंग चाहिए थी, आपको यहाँ पर बेस्ट पावर टॉर्क चाहिए था, आपको फीचर जैसे कि टर्न बाय टर्न नेविगेशन, आपको ब्लूटूथ एनेबल मीटर कंसोल चाहिए टर्न बाय टर्न नेविगेशन एक्सेस करने के लिए, या फिर अगर आप देखेंगे तो आपको मतलब जो LED लैंप वगैरह वो अगर आपको चाहिए, ओवरऑल अगर आपको एक अच्छी बाइक चाहिए, आपकी जो बजट है वो भी अराउंड 1,60,000 तक में है। क्योंकि देखिए N160 भी करीबन 1,58,000 से लेके आप कह सकते हैं कि 1,68,000 तक में आ जाती है। तो आप कह सकते हैं कि बजट दोनों गाड़ी में ही सेम है, ठीक है। और माइलेज भी अगर आपको करीबन 45 तक की चाहिए, क्योंकि N160 में आपको करीबन 45 तक की मिल जाती है। तो ओवरऑल अगर आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, फीचर लोडेड अगर आपको बाइक चाहिए और क्लास में अगर आपको बेस्ट हैंडलिंग और बेस्ट आपको पावर टॉर्क वाली बाइक चाहिए ना, तो मेरे ख्याल से ये बाइक आप लोगों के लिए एक बेस्ट बिल्कुल साबित हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर जो एग्जॉस्ट है वो भी आप लोगों को अभी काफ़ी बेसर साउंड जो है बिल्कुल निकाल कर देती है। तो ये था फ्रेंड्स मेरा वर्डिक्ट, आप कह सकते हैं मेरा कंपैरिजन बिटवीन दीज टू बाइक्स, और आप टू बी प्रिसाइज राइट कंपैरिजन। बाकी आप लोग बिल्कुल बताइएगा दोनों में से राइट कंपैरिजन सुनने के बाद आप लोगों को कौन सा बाइक खरीदना ज़्यादा बेहतर लगता है, बिल्कुल आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आशा करता हूँ फिर वीडियो आपको पसंद आई होगी। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।